अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर उस्मान और आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और जॉब एनालिसिस है, जो कल की हमारी ह्यूमन रिसोर्स की वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या कॉन्सेप्ट है और जॉब एनालिसिस क्या होता है। इसके अलावा रिक्रूटमेंट और जो फर्दर फंक्शनलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो हम अपनी अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। पहले हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है, सबसे पहले तो आपने ह्यूमन रिसोर्स एग्जेक्टिव या उसके चैलेंजेस या प्रोसेसेस वगैरह तो आपने कल पढ़ लिए हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपकी ये काम करेगी कि कितने नंबर ऑफ़ पर्सनस या कितने लोग आपको चाहिए एक स्पेसिफिक जॉब के लिए, और कितने नंबर ऑफ़ लोग उस एक्टिविटी को या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव या गोल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे किसी ने अगर कोई काम करना है किसी डिपार्टमेंट में, तो वो काम कितने लोग कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ये आपको ये बताएगी कि आप कितने नंबर ऑफ़ पर्सन हायर करें, उनकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी, कितने पर्सन जो हैं आपकी डिमांड यानी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी डिमांड है, और कितने पर्सन मार्केट में अवेलेबल हैं, उन पर्सनस को आप किस तरीके से हायर कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सारी चीज़ों से कॉन्सेप्ट लिंक आउट करती है। अगर फर्दर मैं बात करूँ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, तो आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जो आप इंश्योर करेगी, जो आपको ये बताएगी कि आप जो सही बंदा, सही नंबर ऑफ़ पर्सन्स और सही काइंड के पीपल और सही पर्सन एक राइट टाइम पे एक राइट प्लेस के ऊपर जो केपेबल हों, जो काम सही अच्छे तरीके से कर सकते हो, इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कंडक्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं, और ओवरऑल जो है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और ग्रोथ के अंदर आपको हेल्प आउट करें। और जो है उसके अलावा जो है कितने नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो हैं वो आपको नीड होंगे या चाहिए होंगे एक स्पेसिफिक जॉब को कंप्लीट करने के लिए, और क्या उस नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो हैं वो एक्चुअल राइट हैं या रॉन्ग हैं उस जॉब को करने के लिए। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इसकी आप सारी चीज़ों के ऊपर बेस करती है कि कितने पर्सन्स को आपने हायर करना है, किस तरीके से हायर करना है, क्या उनकी एक्टिविटीज़ होंगी, क्या उन्होंने काम करना है। और इसके अलावा जो है उसकी इंपॉर्टेंस हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि वो आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने में भी हेल्प करती है, ताकि आप फ्यूचर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ लेके जा सकें। इसके अलावा जो है ग्लोबल स्ट्रेटजीज़ बनाने के अंदर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने फ्यूचर में अपनी कंपनी को ग्रो करना है या आपने डिफरेंट जगह पे डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अपनी फ्रेंचाइजीज़ खोलनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगली फ्रेंचाइज़ खोलने के लिए मुझे कौन से पर्सन चाहिए, क्या उनकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, पहली वाली फ्रेंचाइज़ के अंदर कितने लोग थे या ऑर्गेनाइजेशन में क्या थे, या किसी लोकेशन के ऊपर आपने सब हेड ऑफिस खोलना है तो मुझे कितने पर्सन चाहिए, क्या पर्सन क्या एक्टिविटी कर सकेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स का जो डिपार्टमेंट होगा वो हर टाइम आपका यही चीज़ के ऊपर काम कर रहा होता है कि आपने किस तरीके से जो है उन पर्सनस को हायर करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। अगर एम्प्लॉय रजिस्ट करेगा चेंज को, तो उससे किस तरीके से आपने ओवरकम करना है, कौन सी जॉब डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, और जो है आपकी फर्दर जितने भी फ्यूचर की जो भी ग्रोथ है ऑर्गेनाइजेशन की, वो सारी आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर ही बेस कर रही होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो अगर जितनी ऑर्गेनाइजेशन की आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी आसानी से आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है फर्दर ग्रो कर सकेगी। लेकिन इतना आसान नहीं है कि आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर सकें, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसा कि हर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है और उसकी टाइप डिफरेंट होती है। इसके अलावा हर ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ साइकिल है, सक्सेस के साइकिल हैं, वो डिफरेंट होते हैं, और उसी के हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं। माइट भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ईयर के स्टार्ट में हायरिंग करेगी, कोई जो होती है ईयर के एंड में हायरिंग करती है, कोई क्वार्टर में हायरिंग करती है, कोई मिडल में हायरिंग करेगी। इसके अलावा जो है हर इन्वायरमेंट, हर टाइम जोन, हर कंट्री, हर जगह के रूल्स डिफरेंट हैं। तो हर जगह के ऊपर एक ही जगह तरह की ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक ह्यूमन रिसोर्स की टीम जो है वो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, तो वो यूएई में जाके वही प्रोसेसेस, वही चीज़ों को या वही जॉब डिस्क्रिप्शन लेके या सैलरी वेजेस दे के पर्सन को हायर कर सके। तो बेसिकली नेचर ऑफ जॉब के साथ आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो चेंज होना ज़रूरी है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम ओवरसीज़ की या जॉब्स की बात करते हैं, तो हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशन थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस को हायर कर लेती हैं, जिनके थ्रू वो डिफरेंट पर्सनस को हायर करते हैं और वीज़ाज़ भिजवाते हैं, जैसे नॉर्मली आपके ओवरसीज़ एजेंट्स होते हैं। तो बेसिकली जो उनके थ्रू जो हायरिंग होती है उसकी कोई श्योरिटी वगैरह नहीं होती, उसका कोई पता नहीं होता ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। बिकॉज जब आप उस पर्सन का इंटरव्यू या कोई चीज़ कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो जो पहले स्क्रीनिंग हो रही होती है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन ने की हुई होती है। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आपके पास अगर ह्यूमन रिसोर्स के अंदर डिपार्टमेंट में कितने बंदे आपके पास हाइड हैं, अगर बंदे कम होंगे तो नॉर्मली अफेक्ट आएगा, स्लो रिक्रूटमेंट होगी। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जब आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो जब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात करें, तो आपकी डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड आपकी बेस करती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की कितनी डिमांड है, कितने पर्सन कितनी जॉब रोल के ऊपर आपको चाहिए, या कितनी एक्टिविटीज़ के लिए आपको कितने पर्सन चाहिए। तो सबसे पहले तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एचआर टीम ने ये देखना है कि आपकी डिमांड क्या है।
और उसकी एक फोरकास्ट वो एक करेंगे कि इतने पर्सन हमें एक स्पेसिफिक जॉब के ऊपर चाहिए। इसके ज़रिए वो ये एनालाइज कर सकते हैं कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने किस चीज़ में काम करना है या उसके ग्रोथ के साइकिल क्या हैं, और यानी वो आइदर इन पर्सनस को हायर कर भी सकती है या नहीं कर सकती। उसके लिए वो कुछ टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, जैसे रेशो ट्रेंड एनालिसिस है जो ये बताता है कि नंबर ऑफ़ पर्सनस आपके पास प्रीवियसली कितने हायर्ड हैं, या उसको आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं जो ऑलरेडी सेम फील्ड के अंदर हो। इसके अलावा रिग्रेशन एनालिसिस है वो बहुत सक्सेसफुल है, उसके अंदर आप ये कंडक्ट करके बता सकते हैं कि आइदर जो आपने डिमांड की है वो एक्चुअली करेक्ट है या रॉन्ग है। फिर आपकी वर्क स्टडी की टेक्निक्स आ जाती हैं कि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर कोई एप्लीकेबल कोई आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपकी किस तरीके से कर रहे हैं। उसके अलावा डेल्फी टेक्निक है और मैनेजरियल जजमेंट्स हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा यहाँ क्या होता है कि हम मैनेजरियल जजमेंट्स के ऊपर काम करते हैं और हम मैनेजर के ऊपर फोकस करते हैं, उसी पे बेस करते हैं और मैनेजर के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं कि किस बंदे को हायर करना है, किस बंदे को हायर नहीं करना, क्या ये बंदा आगे किस तरीके से जाएगा। तो जब एक डिसीजंस एक HR के डिपार्टमेंट के अंदर एक बंदे के पास आ जाते हैं तो उस टाइम पे आपकी फोरकास्टिंग जो होती है वो रॉन्ग साइड के ऊपर जाना शुरू हो जाती है। होना क्या चाहिए कि HR की टीम के अंदर भी फर्दर आपके पास डिफरेंट रोल्स या डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के ऊपर आपके पास डिफरेंट मैनेजरल जजमेंट्स हो। एक पर्सन की जजमेंट के ऊपर कभी भी किसी पर्सन को हायर या फायर नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप सप्लाई की बात करें तो HR की जो सप्लाई फोरकास्ट है वो आपकी इस चीज़ पे बेस करती है कि आप जो डिमांड जो ऑर्गेनाइजेशन ने बताई है आइदर ये पर्सन उस मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर अवेलेबल हैं तो कितने नंबर ऑफ़ पर्सन अवेलेबल हैं, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से अवेलेबल हैं या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से अवेलेबल हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पर्सन होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आपको ज़्यादा स्क्रूनिटी और डिफरेंट जॉब एनालिसिस की या रिक्रूटमेंट के साइकिल के थ्रू जाना नहीं पड़ेगा और इजीली आप रिसोर्सेज को बचाते हुए उसे हायर कर लेंगे। लेकिन अगर एक्सटर्नल आप सोर्स ऑफ सप्लाई की तरफ जाएंगे, एक्सटर्नल पर्सन की तरफ जाएंगे, तो फिर उसमें सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि वो पर्सन जो है लोकली अवेलेबल है या नहीं। अगर वो पर्सन लोकली अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर आपके पास नहीं है तो फिर ओवरसीज़ किस तरीके से हायरिंग होगी, किस तरीके से वीज़ाज़ का प्रोसेस होगा। फिर उसके अलावा आपके डिफरेंट HR के और डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे जिनके अंदर आपको लीगल प्रोसीजर्स के थ्रू जाना पड़ेगा। तो सप्लाई फोरकास्ट ये भी बताती है कि आपको किस तरीके से किस पर्सन को हायर करना है, और आपके पास वो पर्सन इंटरनल टू दी ऑर्गेनाइजेशन होगा या एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसमें प्रॉपर एक मार्केट एनालिसिस कंडक्ट करना पड़ता है और रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ती है जिसे आप HR रिसर्च भी कह सकते हैं या HR स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, जो बेसिकली ये बेस करती है कि फ्यूचर के अंदर ये जॉब्स या ये पर्सन अवेलेबल होंगे या नहीं, और एब्सोल्यूट जॉब्स को किस तरीके से फर्दर चेंज करना है। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले जो है HR को अपनी जॉब एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ता है जिसमें वो ये एनालाइज करते हैं कि आइदर कि ये जॉब क्या होगी, इस जॉब का टाइटल क्या होगा, या डिस्क्रिप्शन क्या होगी, ये पर्सनस की एजुकेशन या क्वालिटी या स्किल क्या होंगी, जैसा कि आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले जॉब एनालिसिस के अंदर HR क्या काम करती है कि वो पहले स्टडी करती है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि वो जो जॉब या रिक्वायरमेंट है एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए उसके क्या ऑपरेशन हैं, बंदे ने क्या क्या काम करना है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उसने किस प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है, या उस जॉब की फर्दर डिस्क्रिप्शन और जॉब की स्पेसिफिकेशन क्या होगी। तो ये करने से उनको फ़ायदा क्या होता है, बेसिकली वो क्लियर हो जाते हैं कि जिस पर्सन को वो हायर कर रहे हैं या आपने कोई ऐड देना है मार्केट के अंदर, तो अगर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर होगी या स्पेसिफिकेशन आप लिखेंगे तो कोई पर्सन उस जॉब ऐड को देख के आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करेगा। अगर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर या एक्यूरेट नहीं होगी तो वो पर्सन उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकेगा। तो जॉब एनालिसिस के जब आप सब क्रिएट कर रहे होते हैं या जॉब एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो आप क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट या रिकॉर्ड करते हैं कि उस जॉब से रिलेटेड क्या हो सकती है। जैसा कि टाइटल हो सकता है कि लेक्चरर, तो बेसिकली यू विल फाइंड, और आप इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे कि वो आपके पास लेक्चरर की क्या जॉब डिस्क्रिप्शन हो सकती है। उसके बाद वो आप कलेक्ट आउट कर लेंगे डिफरेंट सोर्सेज से। उसके अलावा आप चेक करेंगे वो जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होती है या नहीं। उस बेसिस के ऊपर आप ये चेक करेंगे, अगर कोई चीज़ें एब्सोल्यूट होंगी तो उसे आप निकाल देंगे, जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो आप अपनी ओरिजिनल जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर इंक्लूड कर देंगे। उसकी बेसिस पे आप ये देखेंगे कौन सी स्किल्स या एबिलिटीज़ या नॉलेज आपकी लोकल मार्केट के अंदर प्रेजेंट है। बिकॉज जब आप कोई भी स्किल्स या डिमांड लिखेंगे तो आपको ये भी चेक करना है कि वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल है या नहीं, या आपके पास यहाँ पे उतनी रिसोर्सेज है या नहीं। और जॉब एनालिसिस का ये भी आपका फंक्शन होगा कि आपके पास टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना पड़ेगा किसी भी जॉब को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जॉब्स अगर आप देखें तो आफ्टर सम टाइम वो एब्सोल्यूट हो जाती हैं। तो HR को बार बार अपडेट करना पड़ता है कि वो आपके पास जॉब क्या होगी, आप उसको किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे, और फर्दर जो जॉब का नया टाइटल होगा वो आपके पास क्या आ सकता है। तो पहले बात करते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है। जैसा कि मैंने बताया कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है आपके पास ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी,
और उसके बाद आपके पास किसको आपने रिपोर्ट करना है। लाइक अगर आप एक मैनेजर हैं तो क्या आप सीनियर मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे या डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे, क्या वर्किंग कंडीशंस होंगी, आपको ऑफिस मिलेगा या आपको गाड़ी मिलेगी या कौन सी और चीज़ मिलेगी, या आपके पास सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, क्या आपने टीम को किसी को लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसी तरीके से जब जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो वो आपके पास आती है ह्यूमन रिक्वायरमेंट, जिसमें आपकी एजुकेशन, स्किल, पर्सनैलिटी, इमोशनल एबिलिटी, प्रेशर एबिलिटी और काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं आजकल पर्सनल ट्रेड्स या पर्सनल जॉब्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। पहले वो एक इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं जिस पे पर्सनल ट्रेड्स को चेक करते हैं, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर फर्दर चीज़ें आपके पास आती हैं। तो जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें ऐड कर सकती है। और अगर उसको मैं सम अप करूँ तो आपके पास जॉब एनालिसिस जो है उसके अंदर ये चीज़ें आपके पास बेसिकली आती हैं, जैसा कि आपने देखा भी होगा, जिसमें जॉब टाइटल, लोकेशन, समरी वगैरह, ड्यूटीज़ आ गई हैं, सुपरविजन, वर्किंग कंडीशन वगैरह आ जाती है। इसी तरीके से जॉब स्पेसिफिकेशन में एजुकेशन आ जाती है, क्या इधर मास्टर्स किया हुआ है या बैचलर्स किया हुआ है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए हमें, ट्रेनिंग क्या चाहिए, फिजिकल एफर्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, या स्पेसिफिक कुछ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं या सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास जॉब एनालिसिस के अंदर आ जाती हैं। अब इतनी सारी बड़ी प्रोसेस कंडक्ट करने का हमें फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करते हैं तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होंगी, तो उसी का ऐड आप देंगे। उसके अगेंस्ट आप देखेंगे कि आपने रिक्रूट किसे करना है और सेलेक्ट किसे करना है और शॉर्ट लिस्ट क्या करना है आपने। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा होगा कि डॉक्टरेट की डिग्री चाहिए तो आप एक डॉक्टर को ही हायर करेंगे, आप मास्टर्स को हायर नहीं कर सकते। लेकिन अगर जॉब डिस्क्रिप्शन एम्प्टी होगी फिर तो हर कोई उस जॉब के लिए अप्लाई कर लेगा। इसी तरीके से साल के बाद या 2 साल बाद जब आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा तो उसी जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट होगा जो आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन किया होगा। फिर आपकी सैलरी और वेजेस भी उसी तरीके से आपकी सेट होती हैं। अगर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ सैलरी लिखी हुई है तो वेल एंड गुड, आपको पहले से पता होगा। उसके अलावा जो है फर्दर आपके एचआर जो होती है इसी के बेसिस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बताती है, जिसके ऊपर आपकी फर्दर इंप्रूवमेंट या अप्रेजल्स या आपके इंक्रीमेंट्स लिखे हुए होते हैं। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी इसी जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड होती है। एचआर ट्रेनिंग किस तरीके से देती है कि एनालाइज करती है कि इस पर्सन को इसके जॉब रोल में ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है या नहीं, या आगे मैनेजर पोजीशन पे जा सकता है या नहीं जा सकता। ये सुपरवाइज़र था, इसने एमएस कर लिया, इसको क्या और ट्रेनिंग देनी है या डेवलपमेंट इसकी करनी है नहीं। ये सब कुछ भी आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ ही रिलेट होता है। देन अगर कोई कैरियर प्लानिंग करनी हो उस एम्प्लॉय की, वो भी जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप कर सकते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी भी उसी के थ्रू आती है। कुछ जॉब की रिक्वायरमेंट होती है कि उस पर एज का इंपैक्ट होता है, वो भी आप इसके थ्रू देखते हैं। देन एम्प्लॉय के डिसिप्लिन आ जाता है, अगर कोई एम्प्लॉय सही तरीके से काम नहीं करता तो आप बेसिकली इसी के पास वापस जाते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन को जो उसने साइन की हुई होती है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो फिर तो आपके पास एम्प्लॉय का कोई भी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा। तो इसलिए जॉब एनालिसिस की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एम्प्लॉयज़ के लिए भी, और इसलिए भी कि आप जो है आसानी से अपने पर्सनस को हायर कर सकें और आप जो है राइट पर्सन को हायर कर सकें और राइट पर्सन ही आपकी जॉब को अप्लाई करे। अब ये जो वीडियो थी ये यहीं तक थी। इसके अलावा जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फर्दर रिक्रूटमेंट साइकिल और जॉब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में। और देन हम मूव करेंगे जो अपने कोर गोल है स्ट्रेटेजिक एचआर मैनेजमेंट की तरफ, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसको जल्द से जल्द बना सकूँ आपके लिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है ज़रूर मेरा चैनल विज़िट कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको उर्दू या इंग्लिश में समझना है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैंने आपको जैसे पहले बताया था, आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं हमारी हर वीडियो का। और जो है उसके लिए सिंपली आपको जो है इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। इसके अलावा इसी किस्म की एक वीडियो मैंने बना के अपलोड की हुई है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के नाम से, जो आप प्रॉपर्ली सर्च आउट कर सकते हैं। और उसमें सारे स्टेप्स आपके पास गिवन है, एक प्रॉपर वैलिड सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो क्या सोच रहे हैं, आज ही हमारे चैनल पे जाइए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।